सुधा नवरात्रि में आयोजित गरबे में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी सुधा का पति राजेश कमरे में आकर सुधा से कहता है, सुधा, जल्दी करो, नहीं तो हम गरबे के लिए लेट हो जाएंगे। बस 2 मिनट और, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुधा कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर सुधा ने देखा कि उसकी बेटी नताशा वो भी तैयार खड़ी हुई थी। अरे नताशा, तुम क्यों तैयार हो गई? माँ, मैं भी आपके साथ गरबा खेलने के लिए जाऊंगी। तुमसे कितनी बार कहा है नताशा कि तुम्हारी छोटी बहन सौम्या बेचारी अपाहिज है। अगर तुम मेरे साथ गरबा खेलने जाओगी तो उसे बुरा लगेगा ना। तभी राजेश अपनी पत्नी से कहता है, सुधा, हम कब तक सौम्या के लिए नताशा का दिल तोड़ते रहेंगे? अरे सौम्या अपाहिज है, लेकिन नताशा तो अपाहिज नहीं है ना। तब तो फिर सौम्या घर पर अकेली रह जाएगी। मैंने काम वाली बाई को कुछ घंटे के लिए रोक लिया है, वो सौम्या की देखभाल करती रहेगी। अपने पति की बात सुनकर सुधा सौम्या के कमरे में चली गई। सुधा ने देखा कि उसकी अपाहिज बेटी आंखों में आंसू लिए छत को घूरे जा रही है। क्या हुआ सौम्या, तुम रो क्यों रही हो? माँ, अगर मैं अपाहिज नहीं होती तो मैं भी आपके साथ गरबा खेलने के लिए जाती। मेरा भी गरबा खेलने का बहुत मन करता है। बेटी, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय में से एक उपाय गरबा होता है, मतलब नृत्य भी होता है। और शास्त्रों में माँ को प्रसन्न करने के लिए नृत्य को एक मार्ग बताया गया है। लेकिन बेटी, माँ को प्रसन्न करने के लिए नृत्य के अलावा भी बहुत से तरीके हैं। तुम अपने मन में दुर्गा माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा रखो। दुर्गा माँ हर मनुष्य से प्रसन्न होती हैं, जिनके मन में उनके लिए सच्ची श्रद्धा होती है। इतना कहकर सुधा कमरे से बाहर निकल गई। सौम्या रोते हुए कहती है, दुर्गा माँ, मैं आपकी सच्चे मन से श्रद्धा करती हूँ और आपकी भक्ति भी करती हूँ, लेकिन मैं नृत्य के माध्यम से आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, गरबा खेलकर। क्या मैं ऐसे ही जीवन भर अपाहिज रहूंगी? क्या मैं कभी गरबा नहीं खेल पाऊंगी? सौम्या अकेले में माँ दुर्गा से बातें करते करते कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब सौम्या की आंखें खुली ही थी कि तभी उसकी घमंडी बड़ी बहन नताशा वहाँ आ जाती है। सौम्या, कल रात हमने बहुत एंजॉय किया। गरबा खेलने का एक अलग ही एंजॉयमेंट होता है। सौम्या बड़ी ही मासूमियत से नताशा से कहती है, दीदी, गरबा एंजॉय करने के लिए नहीं खेला जाता, बल्कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए खेला जाता है। ये सुनकर नताशा, जिसे अपने फिट होने पर और अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था, क्रोधित होते हुए अपनी छोटी बहन सौम्या से कहती है, मुझे मत बताओ कि गरबा एंजॉय करने के लिए खेला जाता है या माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए खेला जाता है। सच तो ये है कि तुम गरबा खेल ही नहीं सकती क्योंकि तुम अपाहिज हो। अरे, तुम्हें चलने के लिए भी बैसाखियों की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी तुम्हारे जैसी अपाहिज लड़की से माँ दुर्गा कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। तभी वहाँ पर सुधा आ जाती है। बस नताशा, अगर सौम्या अपाहिज है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कैसी बड़ी बहन हो तुम, जो अपनी छोटी बहन का ही अपमान कर रही हो? अपमान नहीं कर रही, बल्कि सच बोल रही हूँ। इतना कहकर नताशा गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन सुधा अपने पति राजेश से उदास होकर कहती है, हमारी दोनों बेटियां विवाह के योग्य हो गई हैं, मगर मुझे सौम्या की बहुत चिंता रहती है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि सौम्या की मुझे भी चिंता है। लेकिन हमें सौम्या की वजह से नताशा को इग्नोर नहीं करना चाहिए। राजेश ने नताशा का रिश्ता राहुल नाम के एक सुंदर लड़के से कर दिया। एंगेजमेंट का समारोह 5 स्टार होटल में किया गया। सुधा तैयार होकर जैसे ही सौम्या के कमरे में आई, ये क्या सौम्या, तुम तैयार नहीं हुई? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटी, तुम्हारी बड़ी बहन की एंगेजमेंट है। अगर मैं एंगेजमेंट में नहीं जाऊंगी तो क्या एंगेजमेंट नहीं होगी? वैसे भी दीदी मुझे पसंद नहीं करती और मैं दीदी के फंक्शन में जाकर उनका मजाक नहीं उड़वाना चाहती। समझ गई, जरूर तुमसे सौम्या ने कुछ उल्टा सीधा कहा है ना? क्या फर्क पड़ता है माँ, दीदी वैसे भी कुछ गलत तो नहीं बोलती। अगर वो मुझे अपाहिज बोलती हैं तो क्या हुआ, मैं हूँ अपाहिज। आप जाइए माँ, मैं घर पर ही रहूंगी। सुधा ने सौम्या को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सौम्या नहीं गई। समय ऐसे ही बीतता रहा और सौम्या के जीवन की
21वीं नवरात्रि आ गई। एक शाम राहुल अचानक सौम्या से मिलने सौम्या के घर आ पहुंचा और सौम्या के पिता से बोला, मेरी कॉलोनी वालों ने गरबे का एक कार्यक्रम आयोजित किया है और मेरी माँ चाहती हैं कि मैं और नताशा उस कार्यक्रम में हिस्सा लें। राहुल की बात सुनकर राजेश मुस्कुराता हुआ कहता है, अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी होने वाली पत्नी के साथ गरबा खेलना चाहते हो? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मोबाइल के इस दौर में तुम अपनी होने वाली पत्नी के साथ गरबा खेलने के लिए मुझसे इजाजत लेने के लिए चले आए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़े सम्मान की बात है। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला गया। तभी अचानक राहुल की नजर दूर बैठी हुई सौम्या पर पड़ी। राहुल धीरे धीरे कदमों से सौम्या के पास पहुँच गया कि तभी वहाँ पर उसकी मंगेतर नताशा आ गई। ये मेरी छोटी बहन है, बेचारी अपाहिज है, इसलिए एक ही जगह बैठी रहती है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी एक बहन भी है? अरे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी एक साली भी है। इतना कहकर राहुल सौम्या से कहता है, चलो सौम्या, तुम भी हमारे साथ गरबा खेलने चलो। ये सुनकर सौम्या बुरी तरह से चौंक पड़ती है। नहीं जीजा जी, मैं नहीं जा सकती। आप देख रहे हैं ना, मैं अपाहिज हूँ। क्या मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? ऐसा नहीं बोलते नताशा। सौम्या, अगर तुम गरबा नहीं खेल सकती तो कोई बात नहीं, तुम एक जगह बैठकर गरबा देख तो सकती हो ना। सौम्या ने बहुत इनकार किया, मगर राहुल नहीं माना। थक हार कर सौम्या राहुल और अपनी बड़ी बहन नताशा के साथ गरबे के कार्यक्रम में पहुंच गई और बैठकर सबको गरबा खेलते हुए बड़ी ही हसरत से देखने लगी। अचानक भीड़ से एक सुंदर स्त्री निकलकर सौम्या से आकर कहती है, तुम यहाँ बैठी हुई क्या देख रही हो? चलो गरबा खेलते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप देख नहीं रही कि मैं चल नहीं सकती, फिर मैं गरबा कैसे खेल सकती हूँ? किसने कहा तुम अपाहिज हो? अपाहिज तो वो होते हैं जो दूसरों को अपाहिज समझते हैं। चलो उठो। इतना बोलकर उस सुंदर स्त्री ने नताशा को उठा दिया। नताशा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा उसके दोनों पैर बिल्कुल सही थे। देखा, ये तुम्हारे मन का भ्रम था कि तुम अपाहिज हो। चलो तुम मेरे साथ गरबा खेलो। सौम्या खुशी के मारे उस सुंदर स्त्री के साथ गरबा खेलने लग गई। गरबा खेलते खेलते ही अचानक वो स्त्री वहाँ से गायब हो गई। उसके गायब होते ही सौम्या को फिर से चलने फिरने में समस्या होने लगी और वो वहीं पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही वहाँ पर राहुल और नताशा आ गए। सौम्या, तुम बगैर बैसाखी के यहाँ कैसे आ गई? सौम्या ने नताशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सौम्या अपने घर पर आ गई। अगले दिन राहुल सौम्या को फिर से गरबा के कार्यक्रम में ले गया। सौम्या एक जगह बैठी थी कि तभी बहुत सुंदर स्त्री फिर से आ गई। अरे, तुम फिर बैठी हुई हो? चलो मेरे साथ गरबा खेलो। कल तुम गरबा खेलते खेलते अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें वहम हुआ होगा। मुझे कोई वहम नहीं हुआ। जब तुम गायब हुई तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, और जब तुम उठकर खड़ी हो गई और मेरे साथ गरबा खेलने लगी तब तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने सौम्या को फिर से उठा दिया। सौम्या ने देखा कि उसके पैर बिल्कुल सही काम कर रहे थे। देखा तुमने, कल भी मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारा भ्रम है। एक बात याद रखना, तुम अपने मन से इस बात को निकाल दो कि तुम अपाहिज हो, फिर तुम कभी अपाहिज नहीं रहोगी। चलो गरबा खेलते हैं। सौम्या फिर से सब कुछ भूलकर उस सुंदर स्त्री के साथ गरबा खेलने लगी। कुछ ही देर में वो सुंदर स्त्री फिर से गायब हो गई। तभी वहाँ पर नताशा राहुल के साथ आ पहुँची। सौम्या, तुम खड़ी कैसे हो? नताशा की बात सुनकर सौम्या बुरी तरह से चौंक पड़ी। अचानक से सौम्या फिर से गिर पड़ी। नताशा ने बहुत पूछा, मगर सौम्या ने नताशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सौम्या अपने घर पर आ गई। अगले दिन सौम्या फिर से चली गई और उस सुंदर स्त्री का इंतजार करने लगी, मगर वो सुंदर स्त्री नहीं आई। नवरात्रि के 9वें दिन सौम्या उस स्त्री के बारे में गहराई से सोचने लगी और अपने आप से बोली, उस सुंदर स्त्री ने कहा था कि जब तक मेरे मन में वहम रहेगा कि मैं अपाहिज हूँ, मैं अपाहिज ही रहूंगी। इसका मतलब मुझे अपने मन में विश्वास जगाना होगा कि मैं अपाहिज नहीं हूँ। इतना कहकर सौम्या गहराई से सोचने लगी कि वो अपाहिज नहीं है
और यही सोचते हुए सौम्या आश्चर्यचकित रह गई कि उसके पैर सही से काम कर रहे थे। वो खुशी से गरबा खेलने में व्यस्त हो गई। तभी वहाँ पर राहुल और नताशा आ गए। सौम्या, तुम तो ठीक हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? दरअसल मैं कभी अपाहिज थी ही नहीं। अब मैं देवी का स्वयं अपने हाथों से विसर्जन करूंगी। अगले दिन अपने परिवार के बीच सौम्या ने विसर्जन के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति को स्पर्श किया ही था कि तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति साक्षात माँ दुर्गा में प्रकट हो गई। ये देखकर सौम्या, राहुल, नताशा, सुधा और राजेश आश्चर्यचकित रह गए। माँ दुर्गा सौम्या की ओर देखकर मुस्कुराती हुई कहती हैं, तुम्हारा गरबा खेलने का बड़ा मन करता था ना? मैं तुम्हारे मन की बात जानती थी। तुम नृत्य से ही मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहती थी और देखो, तुम्हारे मन की सच्ची श्रद्धा देखकर मैं स्वयं तुम्हारे साथ गरबा खेलने के लिए उत्सुक हो उठी। ये सुनकर सौम्या चौंकती हुई कहती है, इसका मतलब जो सुंदर स्त्री मेरे साथ गरबा खेल रही थी वो आप थी? हाँ सौम्या, वो मैं ही थी। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। अब तुम्हें चलने के लिए कभी भी बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना कहकर माँ दुर्गा रंग बिरंगी किरणों के साथ फिर से मूर्ति में परिवर्तित हो गई। नवरात्रि से 1 महीने पहले ही हेतल और उसके दोस्तों ने नवरात्रि की प्लानिंग शुरू कर दी थी। मैंने तो अपनी मॉम को बोल दिया है, मुझे एकदम डिजाइनर लहंगा चाहिए, फुल्ली ट्रेडिशनल। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अपनी मम्मी को बोला है कि मुझे भी न्यू लहंगा चाहिए, पर पता नहीं मेरी मम्मी मुझे दिलवाएंगी या नहीं। क्या लहंगे लहंगे लगा रखा है? नवरात्रि का मतलब गरबा खेलना होता है और तुम लड़कियों का पता नहीं क्या क्या चलता है, लहंगे, मेकअप वगैरह वगैरह। भाई मेरे हिसाब से दोनों सही हैं। लड़कियां लहंगा और ड्रेसिंग करती हैं ताकि हम लड़के उन्हें अच्छे से देखें। पर वो तो हम वैसे भी देखते हैं ना भाई। अरे सुमन, तू क्यों चुप है? तू नवरात्रि नहीं मनाएगी क्या? मनाऊंगी ना। इस बार सोचा है कि अपने पूरे परिवार के लिए नए कपड़े लूंगी। कई सालों से हमने अच्छे से नवरात्रि नहीं मनाई और इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, दैट्स सो नाइस। जो भी हो फ्रेंड्स, हम इस नवरात्रि में धूम मचाएंगे। वो तो है। कॉलेज के बाद सुमन अपने कैफे वाले जॉब पर जाया करती थी और फिर अपने घर। मम्मी, इस साल हम नवरात्रि मनाएंगे क्या? नहीं बेटा, तू तो जानता है जितना मैं कमाती हूँ वो तेरे पापा के इलाज में ही चला जाता है। नवरात्रि मनाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? तू फिक्र मत कर निकुंज, इस साल तू जरूर नवरात्रि मनाएगा। बेफजूल झूठी आशा मत दे मेरे बेटे को। वैसे भी वो बहुत समझदार है, हमारी परिस्थिति बहुत अच्छे से समझता है। माँ, मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ। क्या मतलब? मैं कॉलेज के बाद एक कैफे में काम करती हूँ और नवरात्रि शुरू होने से पहले मेरी पहली पगार भी आ जाएगी, तो उस पैसे से हम नवरात्रि मनाएंगे। अरे वाह, तूने पहले क्यों नहीं बताया? सोचा था कि मैं सबको सरप्राइज दूंगी, पर निकुंज का लटका हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। पक्का ना, हम इस साल नवरात्रि मनाएंगे? हाँ हाँ पक्का। तो मैं अपने सारे दोस्तों को बोल दूंगा कि मैं भी नए कपड़े पहनकर गरबा खेलने आऊंगा। हाँ हाँ बोल दे, इस बार पक्का तुझे नए कपड़े मिलेंगे। एक और सुमन का गरीब परिवार नवरात्रि में नए कपड़े खरीदने की सोच से ही खुश था और दूसरी ओर हेतल अपनी माँ के साथ लहंगा खरीदने के लिए घूम रही थी। मॉम, मुझे ये डिजाइनर लहंगा ही चाहिए। हाँ हाँ बेटा, आई नो, इसलिए तो मैं तुम्हें डिजाइनर बुटीक में ले जा रही हूँ। वहाँ तुझे जैसा लहंगा चाहिए वो तुम खुद ही बता देना। ठीक है। हेतल और उसकी मॉम डिजाइनर के बुटीक पहुँचे। आई वॉन्ट अ लहंगा फुल ऑफ मिरर वर्क, मल्टी कलर्स, पैच वर्क्स और जो फ्लेयर हो ना वो बहुत ज्यादा हो, ताकि जब मैं गरबे में डांस करूं तो सारे लोग बस मुझे ही देखें। मैम, आई अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए, पर आपको जो चाहिए उसे बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। कितना टाइम? 2-3 महीने। व्हाट? नवरात्रि में तो बस 15 दिन बचे हैं। आई कांट मेक इट फास्टर। आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। हेतल और उसकी मॉम और कई जगहों पर घूमी, पर उन्हें कहीं भी वो हेतल की पसंद का लहंगा नहीं मिला। हेतल उदास थी। अगले दिन जब हेतल कॉलेज गई तो वो वहाँ पर सुमन से मिली। क्या हुआ हेतल?
तू उदास लग रही है। अब क्या बताऊं? मुझे जैसा लहंगा चाहिए वो बनने में 2-3 महीने लगने वाले हैं और नवरात्रि तो बस 15 दिनों में आने वाली है। ओह, तूने रेडी लहंगा नहीं ढूंढा? ढूंढा, पर उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा मेरी छोड़, तू ये बता, तुझे तेरी फर्स्ट सैलरी मिल गई क्या? नहीं, अभी और 10 दिन बाकी है सैलरी आने में। ओह नाइस, सैलरी आने पर मुझे ट्रीट चाहिए। हाँ, ट्रीट? अरे आइसक्रीम ट्रीट। फिर ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ, मुझे जॉब पर भी जाना है। हाँ। सुमन अपनी जॉब पर चली गई। रात को सुमन अपनी सैलरी के बारे में सोच रही थी। अब बस मेरी सैलरी आ जाए तो सब खुश हो जाएंगे। 10 दिन सुमन बहुत एक्साइटेड होकर काम कर रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब सुमन को उसकी फर्स्ट सैलरी मिलने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। वो जॉब पर गई। एक कस्टमर को उसने कॉफी दी। थैंक यू। जब सुमन बिल कलेक्ट करने गई तो गलती से सुमन का धक्का एक दूसरे कस्टमर को लगा और उसके हाथ से उसका आईफोन गिर गया। ओह नो, माय आईफोन! तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? अंधी हो? कैफे में हो रहे शोर को सुनकर मैनेजर वहाँ आई। सॉरी मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी क्या करूँ मैं? मेरे आईफोन का डिस्प्ले टूट गया है। डू यू नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज? आई अंडरस्टैंड मैम, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। आप मेरे साथ आइए, हम डिस्कस करते हैं। मैनेजर उस कस्टमर को अपने साथ अपने कैबिन में ले गई। सुमन डरी हुई थी कि आखिर क्या होने वाला है। मैनेजर गुस्से में बाहर आई। मुझे उस कस्टमर को 10,000 का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा है और इसलिए तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। पर मैम, ये सारा इंसिडेंट दूर बैठी हेतल देख रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। ओह नो, सुमन ने कितने प्लान्स बनाए थे कि वो अपनी पूरी फैमिली को कपड़े दिलवाएगी, पर अब क्या? हेतल वहाँ से बाहर आई और सोचने लगी, काश मैं सुमन की मदद कर सकती। और तभी हेतल का ध्यान अपने पर्स पर गया। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो वैसे भी अगर मैं 10,000 रुपए से लहंगा लूं, तो बस एक बार उसमें नाचूंगी। उससे ज्यादा क्या? अगर मैं ये 10,000 रुपए सुमन को दे दूं, तो उसकी पूरी फैमिली खुशी से नवरात्रि मना पाएगी। हेतल सुमन के पास गई। ये लो, और किसी को बोलना मत कि ये तुम्हारी सैलरी नहीं है। मैं नहीं ले सकती, ये तुम्हारे पैसे हैं। वैसे भी मैं इन पैसों से लहंगा लेने वाली थी, जो मैं एक बार ही पहनूंगी। पर नवरात्रि में तुम क्या पहनोगी? मेरे पास पुराने कई सारे लहंगे होंगे, तू मेरी चिंता मत कर। और किसी को मत बताना कि मैंने तुझे ये पैसे दिए हैं। वैसे भी अगर आज वो आईफोन ना टूटा होता तो तुझे पैसे मिल ही जाते। सोच ले कि ये तेरी सैलरी ही है। सुमन को पैसों की जरूरत थी। निकुंज के बारे में सोचकर सुमन ने पैसे ले लिए। उन पैसों से सुमन ने नए कपड़े लिए और घर का सामान भी भरा। सुमन का परिवार बहुत खुश था। नवरात्रि की रात कॉलेज गरबा में हेतल अपना पुराना लहंगा पहनकर आई और सुमन नए कपड़े पहनकर। अरे हेतल, तूने नया लहंगा नहीं लिया? मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। तेरा नया ड्रेस तो बहुत चमक रहा है। तुम लड़कियों का ड्रेस का डिस्कशन खत्म हुआ हो तो चलो गरबा खेलें। सारे फ्रेंड्स एक साथ गरबा खेलने लगे। सुमन के मन में हेतल के लिए रिस्पेक्ट थी। सारे अमीर अगर हेतल की तरह हो तो गरीब और अमीर का भेदभाव ही मिट जाएगा। झनकपुर गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता की 2 बेटियां थीं, निशा और रानी। ललिता बहुत गरीब थी और पति की एक एक्सीडेंट से मृत्यु होने के बाद वही अपने बच्चों का काम करके भरण पोषण करती थी। ललिता रूपमती नाम की एक औरत के घर काम करती थी। रूपमती गांव की ठकुराइन थी, पर रूपमती स्वभाव से बड़ी ही निर्दयी थी। एक दिन ललिता पोछा लगा रही थी। ठकुराइन वहीं सोफे पर बैठी सेब खा रही थी। ठकुराइन ने धीरे से सेब का कचरा नीचे फेंक दिया और ललिता से बोली, क्यों रे ललिता, तू क्या बस यहाँ रोटी तोड़ने के लिए पड़ी है? तुझे काम भी करना नहीं आता? मक्कार कहीं की। देख, ये सेब का कचरा यहीं पड़ा है,
ऐसे झाड़ू लगाएगी? नहीं ठकुराइन, मैंने तो वहाँ से पूरा कचरा साफ किया था। तेरा मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? रुक, तुझे बताती हूँ। अभी तेरी ना तनख्वाह ही काट लूंगी, तब समझेगी तू। नहीं नहीं, अब ऐसा मत करिए। मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ, जैसे तैसे अपना घर चला पाती हूँ, मेरे बच्चों का पेट पाल पाती हूँ। आप मेरी तनख्वाह मत काटिए। आप जो बोलेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। चल ठीक है, मैं नहीं काटूंगी तेरे पैसे, पर तुझे पूरे घर का पोछा फिर से लगाना होगा। पूरे घर का? क्यों ठकुराइन? जितने सवाल करेगी उतने पैसे कटेंगे, समझी? ठकुराइन की बात सुनकर ललिता रोते रोते वापस पूरे घर का पोछा लगाने लगती है। इतने में उसकी दोनों बेटियां रानी और निशा वहाँ आ जाती है और वो ललिता को रोता देखकर बोलती हैं, माँ, आप क्यों इस निर्दयी ठकुराइन के यहाँ काम करती हैं? हाँ माँ, ये आपको कितना परेशान करती है और फिर भी आप इसी के घर काम करती हैं। बेटा, काम तो मुझे औरों के घर भी मिल जाएगा, पर बात तुम्हारी सुरक्षा की है। तुम दोनों जवान हो, मासूम हो। मैं काम करने जाऊंगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और ठकुराइन के घर से हमें बचा हुआ खाना, कपड़े और रहने के लिए छोटा सा घर भी मिला है। ये सब हमें दूसरी जगह नहीं मिल पाएगा। इतना बोलकर ललिता फिर से काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद ललिता एक दिन घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसके हाथ से एक चीनी का जार गिर जाता है। जार गिरने की आवाज सुनकर ठकुराइन भागती भागती रसोई घर में आती है और गिरे हुए जार को देखकर ललिता के बाल पकड़ती है और उसे धक्का देकर बोलती है, निकल जा मेरे घर से भिखारिन। तुझे पता भी है कितना महंगा था ये जार? चल निकल यहाँ से। ललिता रोते रोते ठकुराइन के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है, पर ठकुराइन उसको धक्के मारकर घर से निकाल देती है और उसका सारा सामान भी बाहर फेंक देती है। ललिता धीरे धीरे सामान उठाकर सड़क के कोने में बैठ जाती है। निशा और रानी भी उसके पास बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद रानी को भूख लगती है और वो बोलती है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है। ललिता अपनी झोली में देखती है और कुछ रोटियां और चटनी निकाल कर बोलती है, कल रात को कुछ रोटियां बची थी, ठकुराइन ने फेंकने को बोला था, पर मैंने तुम्हारे खाने के लिए रख ली थी। माँ, आप भी खा लीजिए, ये बहुत सारी हैं और हम इतना सारा नहीं खा पाएंगे वैसे भी। ललिता जैसे ही अपने हिस्से की रोटी खाने लगती है, एक गरीब बूढ़ी औरत आकर सामने खड़ी हो जाती है और ललिता से बोलती है, बेटा, कुछ खाने को दे दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। ललिता बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर ललिता के सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा, तू हमेशा खुश रहे, रानी बनकर राज करे, भगवान अन्न से तेरा घर भर दे, बेटी जीती रह, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। ललिता को दुआएं देकर बूढ़ी औरत चली जाती है। ललिता निशा और रानी को लेकर घर घर काम मांगने जाती है। तभी उसे गांव के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला के घर काम मिल जाता है। निर्मला स्वभाव की बहुत अच्छी और समझदार होती है। वह रानी और निशा को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है। एक दिन ललिता पोछा लगा रही होती है और निर्मला स्कूल की फाइल का कुछ काम कर रही होती है। निर्मला ललिता को देखकर कहती है, ललिता, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना मेम साहब। सबसे पहले तो तुम मुझे मेम साहब नहीं, दीदी बोला करो। और दूसरी बात, तुमने निशा और रानी के भविष्य का क्या सोचा है? मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब उनकी पढ़ाई, गांव में सिर्फ स्कूल है और उनका स्कूल अब खत्म होने वाला है। मैं सोच रही थी उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेज दूं। मालकिन, इसमें मुझसे क्या पूछना? आज तक आपने उनके लिए जो भी फैसला लिया है वो कभी गलत हुआ है क्या? निर्मला मुस्कुराते हुए कहती है। फिर से मालकिन। निर्मला और ललिता दोनों हंसने लगती हैं। समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद निशा और रानी दोनों की बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। धीरे धीरे निशा और रानी नया घर, गाड़ी सब खरीद लेती हैं। ललिता घर पर आराम करती और सब कुछ अच्छा हो गया। एक दिन ललिता कार से ड्राइवर के साथ मंदिर जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आती है।
ललिता यह देखकर गाड़ी से बाहर उतर जाती है और उस औरत को खड़ा करती है और पूछती है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? औरत ललिता को देखकर बोलती है, मुझे कुछ और खाने को दे दीजिए मालकिन। ललिता उस औरत को अपने घर लेकर चली जाती है। रानी और निशा उस औरत को देखकर कहती हैं, माँ, ये आप किसको अपने साथ लेकर आई हैं? हाँ माँ, कौन है ये? ये ठकुराइन है जिनके यहाँ मैं काम करती थी। माँ, आप इनको क्यों साथ लेकर आई हैं? आप भूल गई इन्होंने कैसा कैसा बर्ताव किया है आपके साथ? हाँ माँ, आप इनको कुछ पैसे या खाना दे देती, इन्हें घर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, जरूरत थी। इन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, वो इनका कर्म था, पर तुम ये कैसे भूल सकते हो? सब एक समान नहीं होते। किसी ने हमारी भी तो मदद की, तभी तो आज तुम इस मुकाम पर हो। तो हम क्यों सबके साथ बुरा करें? कोई कुछ भी करे, हमें कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए और घमंड का भाव तो कभी नहीं अपनाना चाहिए। ललिता की बातें सुन ठकुराइन ललिता से माफी मांगती है और रानी और निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी ललिता से माफी मांगकर ठकुराइन को अपने घर पूरे आदर से रखती हैं।